क्या आप टीआरई 4.0 के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं बेस्ट फैकल्टी एंड सबसे बड़े सपोर्ट के साथ आप लोगों को शिक्षक बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का CIA एजुकेशन में। मेरा नाम रितु राज है। आप सभी को आज ये जानकारी देनी है कि बहुत जल्दी यानी 25 जन को जो है हमारी टीआरई 4.0 के लिए बैच शुरू होने वाली है। यहाँ पर 1 to 12 तक सारी जो भी क्लासेस हैं उनके लिए GS कवर कराया जाएगा तथा साथ ही जो सहायक प्रश्न पत्र है उसे भी कवर कराया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ जो है आपको, तो ये बैच 25 जनवरी से आपकी शुरू होने वाली है। बैच में जो है आपको थ्योरी प्लस MCQ दोनों ही कराए जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आपके करा दिए जाएंगे ताकि आपको आइडिया चल जाए। और बीच बीच में जो है आपका डाउट सेशन जो है चला दिया जाएगा, तब कि डायरेक्टली जो है आप टीचर के साथ जो है इंटरेक्ट कर। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो समझने की या पेपर को लेकर जो डाउट्स हैं, उस पर डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, बीच बीच में आपसे किसी एक टीचर के साथ जो है जूम के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से जो है आपको जोड़ लिया जाएगा और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन्हें पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो बैच शुरू होने वाला है, वैसे ये बैच में चाहे आप टीचर का पेपर दे रहे हों या बिहार SSC SI, इन सभी के लिए जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न हैं यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। अब सबसे ज़रूरी होता है इतिहास में आपको ये समझना कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या जो है ज़रूरी है। तो थोड़ी सी चर्चा हम आज के सेशन में इसी पे कर रहे हैं, यानी कि इतिहास का विभाजन कैसे किया गया है, कहाँ से कहाँ तक के इतिहास को हम किस जो है मतलब इतिहास के किस भाग में रखकर समझते हैं और फिर कैसे जो है हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। इतिहास को समझने के लिए दो होता है, एक काल क्रमानुसार और एक होता है स्थानानुसार। काल क्रमानुसार यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं का जो ईयर होता है उसकी चर्चा करना, और स्थानानुसार का मतलब हुआ किस स्थान से वो घटना संबंधित है। जस्ट एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे कि बात हो रही है अब से प्लासी युद्ध की, तो प्लासी तो कहाँ पर है वर्तमान में प्लासी, वैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक वैसे ही तालीकोटा का युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ, जो कुछ स्थानों से रिलेटेड। और काल क्रमानुसार यानी कि 1926 का युद्ध हुआ, 1526 का युद्ध हुआ, 1527 का युद्ध हुआ। तो इसमें क्या होता है हमें पता चल जाता है। उसमें क्या होता है 1526 के युद्ध की अगर हम बात करें तो वो स्थानानुसार भी है और कालक्रमानुसार भी हो जाएगा आपका। तो ऐसे ही हमें कोई भी घटना है वो स्थान से कुछ रिलेटेड होती हैं और कुछ स्थान और काल दोनों से रिलेटेड हो जाएंगी, और कुछ जो होंगी सिर्फ काल से रिलेटेड हो जाती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही जो है हमारी थ्योरी की क्लासेस जो है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ MCQ कर लें या फिर PYQ कर लें, इससे तो पूरा कवर होगा नहीं। तो ज़रूरी होता है हमें उसके कॉन्सेप्ट पे जानना। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मेरा मानना है कि हमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों पर ही काम करना होता है। कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स पता होता है तो हम रिलेट कर पाते हैं, और कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जितना हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होता है उतना ही फैक्ट्स पे ध्यान। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, पर हिस्ट्री में जो है कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों पे ही जो है हमें ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे डेट पूछ लिए जाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि अगर फैक्चुअली हम नहीं याद करते हैं तो फिर नहीं याद रह पाता है। तो आज के सेशन में हम इतिहास के विभाजन को चर्चा करने वाले हैं। अब जैसा कि हमने एक पिछली क्लास में चर्चा की भी थी कि इतिहास को मुख्य रूप से जो है हम 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। अब इतिहास सिंपल सा है, अतीत का वर्णन या फिर जो घटनाएं घटित हुई ही हैं तो वो इतिहास है, यानी कि कोई भी घटना कुछ समय पश्चात जो है इतिहास ही बन जाती है, तो इतिहास हुआ। तो इतिहास को हमने ये भी कहा था कि हम मुख्य रूप से 3 भागों में जो है विभाजित करके पढ़ते हैं।
प्राचीन यानी कि एंशियंट, मध्यकालीन यानी कि मिडाइवल और आधुनिक यानी कि मॉडर्न, इन 3 भागों में। तो कहाँ से कहाँ तक के काल को कहाँ किस में रखते हैं, ये एक बार थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इतिहास के विभाजन को। का विभाजन, तो यहाँ हमने इसे मुख्य रूप से अगर कहा जाए, इसके अतिरिक्त हम आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है हम इसे 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला हो गया आपका प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हुआ आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा हो गया आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, तो प्राचीन यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहां हो गया आपका मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और तीसरा हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 3 जो है हमें देखना है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडाइवल और मॉडर्न। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा कि कौन सा जो है किस में रखा जाए, कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ हम कह सकते हैं मानव विकास से लगभग 8वीं शताब्दी तक, क्या हो गया, ये जो हो गया एंशियंट। यहाँ हम कह सकते हैं 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के इतिहास को मुख्य रूप से, उससे आसपास थोड़ी बहुत घटनाएं इधर उधर जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ तक के, यानी कि जब भारत में आगमन हुआ तुर्क और अरबों का, और फिर जाके औरंगजेब तक के शासनकाल को। और यहाँ अगर हम कहें तो यूरोपियों के आगमन से भारत की स्वतंत्रता तक, यानी कि यूरोपियों का आगमन 1498 से शुरू हुआ और भारत को स्वतंत्रता 1947। तो कुछ ऐसे घटनाएं होंगी जो मिडाइवल और मॉडर्न को जोड़ के हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ घटनाएं होंगी जिसमें एंशियंट और मिडाइवल को जोड़ के पढ़ना पड़ता। मुख्य रूप से हम इतिहास को इस तरह विभाजित करके पढ़ते हैं। अब है कि इतिहास को समझने के लिए हमें किन सोर्सों की जरूरत पड़ती है, यानी कौन से स्रोत हैं जिससे हम इतिहास को समझते हैं। यानी हम एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण, क्या कह सकते हैं हम, मान लो कि हम कहते हैं ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस, क्या हुआ ये। तो हम इतिहास को समझने के लिए 2 मुख्य सोर्सों को मानकर चलते हैं। कौन कौन से वो सोर्स हैं, तो जिन हम 2 मुख्य सोर्सों की बात इतिहास को समझने के लिए करते हैं, उसमें एक है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा क्या है, लिटरेरी, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत। यानी कि आर्कियोलॉजिकल और हम बात करते हैं लिटरेरी। और यहां ये जो है दोनों की हम बात करते हैं।
यहां पर अब सवाल आता है कि पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत हम किसे रखते हैं और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत किसे रखते हैं। तो यहां एक बात और आपको समझना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होंगे उनमें जो है कोई बदलाव नहीं हो सकता, यानी कि इसमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन जो है संभव नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। लेकिन साहित्यिक स्रोतों में थोड़ा बहुत जो है इधर उधर मिल जाएगा, क्योंकि कुछ सोर्सों में डेट को लेकर, कुछ सोर्सों में नाम को लेकर, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है इधर उधर आपको जो है मिल सकता है। लेकिन साहित्यिक में भी जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। अब सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या रखे जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो रखा जाता है वो है आपका अभिलेख। क्या रखे जाते हैं? तो इसके अंतर्गत जो रखे जाएंगे आपके अभिलेख। अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो भी होते हैं, लाइक जैसे कि जूनागढ़ का अभिलेख हुआ, एरण का अभिलेख हुआ, कुछ भी जस्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक दो हम यहाँ देख देते हैं, जैसे जूनागढ़, एरण, जो कुछ भी अभिलेख हुआ है। ठीक वैसे ही जो कुछ स्मारक मिले हैं, महल मिले हैं, यानी जो मेमोरियल्स वगैरह मिले हैं, जैसे कि मौर्यों का जो मिला हुआ राजप्रसाद है, यानी कि जो महल मिला है, ये सभी मौर्यकालीन राज्य प्रसाद ठीक। उसके अतिरिक्त कॉइन्स की, सिक्के जो हैं वो भी आगे गए। तो सिक्के अलग अलग समय काल में अलग, सबसे पुराने जो सिक्के होते थे प्राचीन समय काल में वो क्या कहलाते थे? वो पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। तो ये हो जाएंगे आपके। इसके अतिरिक्त कुछ मूर्तियां मिली हुई हैं, ये भी जो है रखी जाती हैं। मूर्तियों में हम एग्जाम्पल की बात करें तो जस्ट एग्जाम्पल कांस्य मूर्ति ही आप रख सकते हैं, कांस्य मूर्ति भी हो गया, या फिर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो मिली है मौर्यकालीन, उसे हम रख सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो हम रख सकते हैं जो मृदभांड, पुराने जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं मृदभांड, तो इसमें काले, लाल, नीले, अलग अलग तरह के मृदभांड, पोएट्री जो होता है वो मिल जाएगा। वैसे ही हम बात करें तो चित्रलेखन हुआ, चित्रांकन हुआ, ये सब हुआ, मुहरे वगैरह हुई, बहुत कुछ जो है इसके अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि मुहरे जो थी, चित्रलेख वगैरह जो है, सब कुछ इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। बहुत कुछ जो है पुरातात्विक, जिसमें जो है खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं, जिसमें किसी तरह के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक हम ये भी कह सकते हैं जिसमें से जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, ये सभी जो है इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक ऐसे ही हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करें साहित्यिक स्रोतों में, तो साहित्यिक स्रोतों में आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे। एक तो भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। साहित्यों को भी हम अगर देखें तो दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, एक तो भारतीय यानी इंडियन और एक विदेशी, क्योंकि आप देखते हैं कि कई विदेशी जो यात्री आए उनके यात्रा वृतांत से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, अलग अलग समय काल के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। तो भारतीयों की अगर हम बात करें भारतीय सोर्सों में, तो भारतीय सोर्सों में हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कुछ धर्म से संबंधित यानी रिलीजियस, कुछ सेकुलर भी पुस्तकें हैं, धर्मनिरपेक्ष जिसे हम कहते हैं, यानी कि सेकुलर जो बुक्स हैं, और कुछ जो हम कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त संगम पीरियड की कुछ पुस्तकें भी जो है रखी जाती हैं। किसके? संगम पीरियड वाली। ठीक वैसे ही विदेशी में जो कुछ भी यात्री आए थे, जैसे कि विदेशी यात्रियों में कुछ यूनान, रोम से आए हुए थे, कुछ चीनी यात्री आए थे, कुछ अरब से आए थे, कुछ मोरक्को वगैरह से आए थे, ऐसे ऐसे जो है हम रख सकते हैं। तो ये जो है हमें ऐतिहासिक स्रोतों को समझने में मदद करते हैं।
अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सी पुस्तकें जो धर्म के अंतर्गत रख सकते हैं हम, कौन सी धर्म निरपेक्ष वगैरह, इनसे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। बहुत डीपली यहाँ हम नहीं समझेंगे, बस थोड़ा सा समझने। देखो, इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इसे समझ लो, तभी जाके जो है आगे के चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाओगे। यानी कह सकते हैं इतिहास समझने की जो नींव, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो क्या कहते हैं, नींव जो है मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग कितना भी ऊपर ले जाओ कोई नहीं, और नींव कमजोर होगा तो क्या होगा, डगमगाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इतिहास में आपके प्रश्न गलत ना हो, आप सभी प्रश्नों का लगभग सही जवाब दे, तो आपको क्या करना होगा, पहले अपनी नींव यानी कि बेस जो है आपको मजबूत करना पड़ेगा। जब बेस मजबूत होगा, यानी बेसिक जब आपको पता होगा, तो वैसे ही आप आसानी से जो है हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर होता है हिस्ट्री का बेस ही है और कुछ नहीं, ये इतिहास के जो है बेसिक के बारे में आपको समझाता है। तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष और संगम वाली जो पुस्तकों की बात है, तो यहाँ पर अगर हम धार्मिक की बात करें, ठीक है, धर्म से रिलेटेड कुछ पुस्तकों की अगर हम बात करें, तो धार्मिक में भी कई तरह के हो जाएंगे। जैसे कि पहले जैन धर्म से रिलेटेड कुछ पुस्तकें हो जाएंगी, कुछ आपको मिल जाएंगी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और कुछ मिल जाएंगी ब्राह्मण धर्म से, यानी कि जो वैदिक एरा की है, उससे जो है वैदिक पीरियड की जो है उससे संबंधित। तो जैनों में जो है कुछ पुस्तकों की अगर हम बात करें तो एक दो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल की हम बात करें तो परिशिष्ट पर्वन, ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है, या भद्र बाहु चरित, भगवती सूत्र, ये सभी जो है फेमस अगर हम कहें तो ये सभी पुस्तकें जो हैं भगवती सूत्र है, फेमस जैन धर्म की पुस्तकें हैं, जिससे हमें जैन धर्म के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की पुस्तकों में एक तो सबसे मुख्य हो जाता है त्रिपिटक, जिसमें हम 3 का उल्लेख करते हैं त्रिपिटक के अंतर्गत। एक सूत पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के उद्देश्य के बारे में बताया गया, धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश। उसके अलावा विनय पिटक, जिसमें आपको इसके धर्म के आचार नियम, डिसिप्लिन वगैरह के बारे में बताया गया। और तीसरा जो है यानी कि अभिधम पिटक, जो कि सबसे लास्ट में था, अभिधम पिटक, ये जो है आपका, इसमें जो है आपको इसके क्या बोल सकते हैं, इस धर्म के सिद्धांत वगैरह के बारे में बताया गया है। ये दोनों सूत पिटक और विनय पिटक का जो संकलन किया गया था, याद रखिएगा, द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, नहीं, प्रथम वाले में की गई थी, और ये जो था तृतीय वाले में किया गया था। इस बात को आप याद रखें। और ये तीनों जो है बौद्ध के यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों द्वारा ही लिखा गया था, जिसमें अभिधम पिटक जो है किसकी रचना है, मोगलीपुत्तीस, जिसने तीसरे वाले की जो है अध्यक्षता भी की थी। और इस सूत पिटक और विनय में एक आनंद और एक जो है उनके और प्रिय मित्र थे, उन्हीं के द्वारा जो है रचना है, प्रिय मित्र नहीं बल्कि शिष्य। इसके अलावा हम बात करें तो मिलिंद पन्हो, ये भी मिलिंद पन्हो से प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद जो थे, इनके वार्ता की बात की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ललित विस्तार, ये भी फेमस है, दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, ये सभी बौद्ध धर्म की प्रमुख जो हैं रचनाएं हैं। तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली ही पूछे जा सकते हैं कि मिलिंद पन्हो में किसका उल्लेख है। देखो, कोई भी रचना हो उसके बारे में मुख्यतः 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं, एक इसके रचनाकार कौन है, और दूसरा इसका विषय वस्तु क्या है, यानी कि किस पर आधारित जो है ये रचना है। ठीक वैसे ही मैं अगर ब्राह्मण जो धर्म से संबंधित कुछ रचनाओं की बात करूं, तो यहाँ पर अगर हम ब्राह्मण धर्म से संबंधित रचनाओं के बारे में देखें
तो यहां हमारा हो जाएगा जैसे वेद कितने हैं? टोटल 4। अब इन सभी वेदों के उपवेद होते हैं, प्रत्येक वेद के अपने उपवेद होते हैं एक एक, वो हो जाएगा। उसके अलावा होता है वेदांग, एक होता है जिसकी टोटल संख्या 6 होती है, जिसमें ज्योतिष, शिक्षा ये सभी आता है वो। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, प्रत्येक जो भी वेद होते हैं उसका अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। उसके अलावा उपनिषद होते हैं, तो ये आपसे, उसके अलावा सूक्त, वेदों में अपने सूक्त होते हैं। आरण्यक होते हैं, आरण्यक जो वनों में रहते हुए रचनाएं ऋषि द्वारा की जाती है, ये सभी जो है ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से जो है हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कई बार ये जो है प्रश्न पूछे गए। ठीक वैसे ही आपसे धर्मनिरपेक्ष जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि प्रमुख जो है धर्मनिरपेक्ष जो रचनाएं हैं वो किनके द्वारा रचित की गई हैं। अगर मैं धर्मनिरपेक्ष रचनाओं की बात करूं तो धर्मनिरपेक्ष जो रचनाएं हैं उनमें से मुख्य की बात की जाए तो जैसे कि अर्थशास्त्र, किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना, जिसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो इसकी विषय वस्तु संबंधित है मौर्य काल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं तो बाणभट्ट की जो रचना है, बाणभट्ट की रचना, उससे हर्षचरित, कादंबरी वगैरह किसकी रचना? मैं कुछ का ही वर्णन यहाँ कर रही हूं, बाणभट्ट, ये पूछा जा सकता है। कालिदास के एक हम ले लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम की ही बात कर लेते हैं हम। शाकुंतलम, शाकुंतलम, तो ये है कालिदास की रचना। ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे शूद्रक की मृक्षकटिकम को हम ले सकते हैं, राजतरंगिणी, कलहण की रचना है, जिसमें किसका, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। वैसे ही व्याकरण पे एक रचना है, पाणिनि की रचना जो है, क्योंकि पाणिनि का संबंध बिहार से ही है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना, जो व्याकरण की पुस्तक है। तो ऐसी कुछ पुस्तकों के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। कुछ भी, मुद्रा राक्षस एक फेमस है, राक्षस, ये जो है ये रचना विशाख दत्त की है, किसकी है? तो ऐसे ही कुछ जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। ठीक वैसे ही संगम पीरियड की, यानी कि जिससे दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, कौन सा वो समय काल था? यानी कि संगम काल। तो संगम काल के साहित्य, इसके समय काल में कौन कौन से साहित्य फेमस है और जिनका विषय वस्तु क्या है? तो इन सभी के विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो इन सभी का विषय वस्तु है दक्षिण भारत के इतिहास का। तो जिसमें से मणिमैखिली और एक है शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम, ये सभी फेमस है। इसके अलावा तिरुकुरल, ये सभी भी कई रचनाएं जो हैं इसमें लिखी गई हैं। तो ये हो गया। ठीक वैसे ही थोड़ी सी चर्चा हम कर लें कि जो विदेशी यात्री आए थे, यूनान, चीन, अरब, मोरक्को वगैरह, सो इनमें से कौन सी रचनाएं फेमस है? तो थोड़ी सी हम विदेशी यात्रियों की बात करें, विदेशी यात्री व उनके यात्रा वृतांत, क्या यात्रा वृतांत की हम बात कर लें तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, जो भी यानी कि फॉरेन जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो पूछा जाता है तो मेनली पूछा जाता है जो यूनान वाले थे, यूनान रोम वाले, या फिर जो चीनी कुछ यात्री आए थे, या फिर कुछ अरब के यात्री आए थे, इनसे जो है अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी मोरक्को वगैरह के यात्रियों के बारे में भी पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से अगर हम एक एक एग्जाम्पल की भी बात करें तो इनमें से एक एग्जाम्पल मैं यूनान में ले रही हूं, मेगास्थनीज।
किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज की रचना कौन है? इंडिका। यहाँ पूरा हम देख रहे हैं। और इंडिका का विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु है मौर्य काल का प्रशासन। ऐसा ही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक वैसे ही चीनी यात्रियों की मैं बात करूं तो चीनी यात्रियों में आप रख सकते हैं जैसे कि हर्षवर्धन के समय काल में आया था वेन्सांग और एक फाहियान। फाहियान की बात करें तो फाहियान की रचना क्या थी? फाहियान की रचना को कहते हैं हम फू क्यू की। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त, क्योंकि ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो इसके प्रशासन की जानकारी मिलेगी। और बौद्ध धर्म, ये लोग बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने, उस पर रिसर्च करने के लिए आए थे। एक और जो फेमस है वो है वेन्सांग। तो वेन्सांग जो है ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन, जो कि गुप्तोत्तर काल से है। और इसकी रचना थी CQ की। तो इस तरह के प्रश्न सिंपल कई बार देखने को मिल जाएगा कि कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया, इसकी रचना क्या है, उस रचना का विषय वस्तु क्या है और वो क्यों भारत आया था। ये मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म पर रिसर्च करने, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने, उस समय वेन्सांग जब आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता था। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम आता है, जिसमें बौद्ध धर्म और कई जो है उस पर क्या बोलते हैं विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। विषयों के बारे में जो है वहां पर पढ़ाया जाता था। ऐसे ही हम अरब यात्रियों की बात कर ले तो अरब यात्रियों में भी हमें एक इब्न बतूता का नाम हम सुनते हैं। इसका नाम हमें काफी पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा अलबरूनी, क्या अलबरूनी, इब्न बतूता की रचना क्या थी? रहला। अलबरूनी की हम बात करें तो किताबुल ए हिंद या तहकीक हिंद, जो भी कह लीजिए, ये इसकी रचना है। इब्न बतूता जो आया था मुख्य रूप से ये आया था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मध्यकाल में जो है उसके दरबार में जो है आया था। और MBT ने उसे जो है एक दिन के लिए जो है काजी भी नियुक्त किया था। काजी कौन होता था? जो न्यायिक कार्यों को देखता था। और इसे चीन में जो है राजदूत बनाकर भी भेजा था। तो ये बात जो है याद रखिएगा। आपके द्वारा डायल किया गया। तो ये बात जो है याद रखिएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक वैसे ही ये सभी जो साहित्यिक सोर्स वगैरह हुए हमने समझ लिया। अब प्राचीन इतिहास को समझने के लिए फिर से हम उसे विभाजित करके समझ पाते हैं। यानी हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में समझना हो, ये तो हमने क्या बात की, यानी इतिहास को समझने के लिए जो स्रोत होते हैं, यानी कि जो जो सोर्सों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसके बारे में हमने ये चर्चा की। अब हमें प्राचीन इतिहास का विभाजन समझना होगा, यानी कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं तो वहां पर जो है हमें कैसे समझना होगा। तो यहाँ हम करते हैं प्राचीन इतिहास का काल विभाजन। क्या चैप्टर है यहाँ पर? ये चैप्टर है प्राचीन इतिहास का काल विभाजन। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, तब जाके हम कल से जो क्लासेस करेंगे उसमें हमें प्रॉपर समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो समय काल होता है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड।
क्या कहते हैं हम? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये बात याद रखनी है आपको। दूसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक। और तीसरा जो होता है वो होता है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। ये हमें समझना है। तो अब क्या अंतर है इन तीनों कालों में, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और, तो इसमें कहा जाता है कि ये जो समय काल है यानी प्री हिस्टोरिक का, यहां पर हमारे पास किसी प्रकार का कोई लिखित या साहित्यिक साक्ष्य जो है नहीं है, केवल और केवल जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य ही हमारे पास स्रोत हैं। यानी कि कह सकते हैं कोई लिखित साक्ष्य नहीं या फिर साहित्यिक, केवल पुरातात्विक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल, जिसमें अभिलेख, सिक्के, जो कुछ भी मिले हम रख सकते हैं। और ये जो समय काल था ये कहलाता था, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ये समय काल जो कहलाता था पाषाण काल। ठीक, ये जो है समय पाषाण काल, यानी कि मनुष्य जो है सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से जो है परिचित था, धातु का कोई प्रयोग जो है मनुष्य नहीं जानता था। फिर जब हम नेक्स्ट की बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तो यहां पर जो है कि चित्र लेखन था, यानी कह सकते हैं चित्रात्मक लिखी थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। लिखित लिपि तो थी, यानी कि यहां पर लिखित लिपि थी किंतु पढ़ा नहीं जा सकता था। अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं चित्रात्मक। क्या थी? यहां पर सिर्फ चित्रात्मक लिपि थी। और इसके अंतर्गत हम किसे रखते हैं? इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं किस समय काल को? तो यहां पर हम सैंधव सभ्यता को रखते हैं। किसे रखते हैं? सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सिंधु सभ्यता, एक उत्तर वैदिक मतलब पूर्व सैंधव सभ्यता और उत्तर सैंधव सभ्यता। तो ये जो है यहाँ पर जिसके अंतर्गत हम इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह को रख सकते हैं। और तीसरा जो है ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक की हम ऐतिहासिक घटनाओं को इसमें कब तक रख सकते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ईसा पूर्व से लगभग 6ठी शताब्दी तक की घटनाएं जो हैं मुख्य रूप से जो हैं आती हैं ऐतिहासिक। तो यहां पर क्या होगा? लिखित और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य हमारे पास आ जाएंगे। ये वाला जो समय काल होगा क्या होगा? लिखित, और हम कह सकते हैं कि लिखित एवं पुरातात्विक दोनों होंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो ये जो है प्राचीन इतिहासन का हमने काल विभाजन। अब ये जो पाषाण काल है इससे भी हम जो है 3 भागों में पहले विभाजित करके पढ़ेंगे, तब जाकर हम आसानी से उसे समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा बेस जो है अपना क्लियर कर लेना है इतिहास को पढ़ने से पहले कि क्या क्या हमें जानना है। खैर, इस चैप्टर से टीचर वाले एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पीरियड है किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मुझे याद है 9 to 10 में TRE 3 में एक प्रश्न पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड में रखा जाता है, और उसका जवाब है आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो ये इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो ये हम बात करने वाले हैं
पाषाण काल। यानी पाषाण काल का मतलब लिथिक पीरियड जो होता था वो क्या कहलाता था? लिथिक पीरियड पाषाण काल कहलाता था। लिथिक। अब इसे समझने के लिए पहले हम 3 भागों में फिर इसे विभाजित करेंगे, तब जाकर समझ पाएंगे। यानी लिथिक पीरियड को भी पहले हम 3 भागों में विभाजित करके समझते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहले होता है पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, जहां पर पत्थरों के बहुत ही भारी तरह के यानी कि बहुत जो है नुकीले या धारदार जो है आपको औजार देखने को नहीं मिलेंगे। ये कहलाता है आपका पैलियोलिथिक। लिथिक। उसके बाद जो आता है आपका मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक। और तीसरा आता है नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक। तो ये जो है हमें समझने, अलग अलग समय काल में पत्थरों के अलग अलग जो है हमें औजार देखने को मिलेंगे, अलग अलग खोज देखने को मिलेगी, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम। लेकिन यहाँ से मैं अभी भी बता दे रही हूँ, प्रश्न पूछे जाने के चांसेस टीचर के एग्जाम में बिल्कुल, लेकिन आपको इतिहास समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी होता है। फिर ये जो पूरा पाषाण काल है, यानी कि किसकी हम बात कर रहे हैं? पैलियोलिथिक पीरियड को फिर से पुनः एक बार जो है हम 3 भागों में विभाजित कर देंगे। तो ये जो है अलग अलग कहला जाता है, जैसे कि निम्न लोअर, उसके अलावा मध्य यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा जो है उच्च पूरा पाषाण काल। ये जो है याद रखिएगा, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इसके अलग अलग लेकिन अन्य सोर्सों में इसके समय को लेकर यानी काल को लेकर जो है विवाद है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ। तो इसके काल पर हम वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो लगभग 25 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व तक के काल को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। अब यहाँ मध्य पाषाण काल में क्या क्या खोजें हुई, नवपाषाण में क्या खोजें हुई, इनसे थोड़ा बहुत आपसे कभी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांस जो हैं ना के बराबर हैं। सिर्फ एक प्रश्न वही आद्य ऐतिहासिक, तो इतना तो हमने वहाँ देख लिया, क्योंकि यहाँ हमने चर्चा की थी कि ये जो था समय काल कि यहाँ सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की, और जैसे ही ये सभ्यता डिक्लाइन होती है उत्तर वैदिक सभ्यता, तो उत्तर वैदिक सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में तब्दील होने लगती है, और फिर किसका विकास होता है? पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन का। तो ये जो है थोड़ा सा आपको इतिहास समझने के लिए जरूरी पॉइंट्स जो हैं ये जानने होंगे। बाकी हम अब इसके बाद जो है एक एक जो है सेशन को थोड़ी सी डिटेल में करते हुए चर्चा करेंगे। जैसे कि पाषाण वाले से यहाँ से देख लो, यहाँ वाले से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो हम उन्हीं टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखो, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। पहली बार मैं बता दूं एक बात कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है वहीं पढ़िए, ज्ञानी मत बनिए। ज्ञानी बनना है तो फिर पीएचडी करो, रिसर्च कर लो, अलग की बात है। तो हमें यहाँ से अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए, पाषाण काल से कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला, तो इस पर जो है हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो उन टॉपिकों पे फोकस होंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जो हमारी चर्चा शुरू होगी थ्योरी की, वो होगी यहाँ से, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से, जहाँ से प्रश्न जो है पूछा गया है। क्योंकि अभी तक हर सेशन में हमने देखा कि इंडस वैली से 2, 3, 4 प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल के सेशन में जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में हम
इंडस वैली सिविलाइजेशन पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ जो है हमारी डेली जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की क्लास चल रही है वो भी चलेगी। जाते जाते एक बात याद रखिएगा कि 25 जनवरी को TRE 4.0 के लिए हमारा बैच जो है शुरू होने वाला है। तो फिर मिलते हैं कल आप सभी से, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।